Hello everyone, welcome to lecture 5 of complex analysis. In this lecture, we will discuss about Cauchy-Riemann equations. So let's start the lecture. In lecture 4, we have discussed when a complex function is said to be analytic. So in this lecture, we will discuss about the conditions for a complex function to be analytic. लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था कब हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस इट। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होगा अगर वो कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ना जैसे हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉची-रीमान इक्वेशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले कॉची-रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो व्हाट आर कॉची-रीमान इक्वेशंस और सीआर इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? प्लीज रीड द स्टेटमेंट. Suppose the real part u and imaginary part v of the complex function f of z are continuous and have continuous partial derivatives in the region R. मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z जिसका रियल पार्ट u xy का फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट v xy का फंक्शन है। तो रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v दोनों x एंड y के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। एंड अगर हम u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें x एंड y के रेस्पेक्ट में, दैट मींस डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y, वो पार्शियल डेरिवेटिव भी x y के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z जिसका रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v एक्स वाई का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एंड u एंड v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी एक्स वाई के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। देन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z विल बी एनालिटिक इन नेचर इन द रीजन कैपिटल R if the real part u and imaginary part v satisfies the following condition. What are the conditions? Del u del x equal to del v del y and del u del y equal to minus del v del x. तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z है वो रीजन R में एनालिटिक नेचर का होगा अगर रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है? del u del x equal to del v del y and del u del y equal to minus del v del x. These two equations are known as Cauchy-Riemann equations or CR equations in Cartesian coordinate. If the complex function f of z satisfies this Cauchy-Riemann equation, then the complex function f of z will be analytic in nature. कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z अगर इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नेचर का होगा। ओके, तो कब हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, एंड रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव continuous फंक्शन होना चाहिए, and u and v should satisfy these two equations. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अब हम उसको एनालिटिक बोलेंगे। तो these are Cauchy-Riemann equations और CR equations in Cartesian coordinate. Next we will discuss about Cauchy-Riemann equations in polar coordinate. So I am proceeding further. So what are Cauchy-Riemann equations or CR equations in polar coordinate?
Please read the statement. Suppose that the real part u and imaginary part v of a complex function f of z are continuous and have continuous partial derivatives in the region capital R. मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f of z, उसका रियल पार्ट u जो r थीटा का फंक्शन होगा, इमेजिनरी पार्ट v जो r थीटा का फंक्शन होगा, u एंड v r थीटा के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, एंड u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब डेल u डेल r, डेल u डेल थीटा, डेल v डेल r, डेल v डेल थीटा r एंड थीटा के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं. Then the complex function f of z will be analytic in nature if the real part u and imaginary part v satisfies this condition. Condition क्या है? Del u del r equal to 1 upon r del v del theta and del u del theta equal to minus r del v del r. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z एनालिटिक नेचर का होगा अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. एंड दिस टू कंडीशंस आर नोन एज कॉची-रीमान इक्वेशंस और सीआर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होने के लिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v and its partial derivatives should be continuous functions of r and theta. Real part u and imaginary part v और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो r थीटा का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. सेकंड कंडीशन, फंक्शन का रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा गया है वो अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक बोल सकते हैं. आई थिंक क्लियर है एवरीवन. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अभी हमने डिस्कस किया कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये चेक करने के लिए पहला कंडीशन होता है उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v एंड u एंड v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए. अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो xy का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो r थीटा का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए. नाउ जब आप ये कॉन्टिन्यूटी कंडीशन चेक करते हैं तब कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो कैलकुलेशन में आप टाइम सेव कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होते हैं. सेकंड पॉइंट, साइन कोसाइन फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. साइन कोसाइन फंक्शंस भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होते हैं. थर्ड पॉइंट, साइन कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस लाइक साइन हाइपरबोलिक 3s, कॉस हाइपरबोलिक 6x आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. जो साइन कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होते हैं. एंड फोर्थ वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं e to the power 5x, e to the power minus 2x square, इस टाइप के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होते हैं. मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस, साइन कोसाइन फंक्शंस, साइन कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. नाउ ये पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो एग्जामिनेशन में टाइम सेव होगा. कैसे? अगर आपको ये चेक करना है गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है तो पहले आप क्या चेक करते हैं? u, v और uv के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है. तो अब क्या करेंगे? रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v और u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं
उन पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर अगर इन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन प्रेजेंट होता है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए वो कॉन्टिन्यूअस नेचर के होंगे। रिपीटिंग, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट एंड u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, मतलब डेल u डेल x, डेल u डेल y, डेल v डेल x, डेल v डेल y, उन पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे ही। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए और कोई कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन में टाइम सेव हो जाएगा। तो जब आप फंक्शंस का कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ये 4 पॉइंट्स काफी यूजफुल होंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, जो थ्योरी हमने पढ़ा वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यूजिंग कॉची-रीमान इक्वेशंस चेक वेदर द फंक्शन f of z equal to z cube is analytic or not। कॉची-रीमान इक्वेशंस यूज करके हमें चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। लेट्स डू इट। सो गिवन फंक्शन इज z क्यूब। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y, तो z क्यूब बन जाएगा x प्लस आयोटा y होल क्यूब। नाउ यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इस स्टेप में जस्ट हमने a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है। नाउ नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x होल क्यूब, ये x क्यूब आ जाएगा। सेकंड टर्म 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू आयोटा y, ये हो जाएगा 3 आयोटा एक्स स्क्वायर y। नेक्स्ट थर्ड टर्म 3 इंटू एक्स, यहां पे जब आयोटा y होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा -3xy स्क्वायर। थर्ड टर्म में आयोटा स्क्वायर के बदले -1 रिप्लेस किया गया। इन द फोर्थ टर्म आयोटा y होल क्यूब, ये आ जाएगा आयोटा क्यूब y क्यूब। आयोटा क्यूब को क्या लिखा गया, माइनस आयोटा। अब ये कैसे आया, देखिए आयोटा क्यूब इट इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आप आयोटा क्यूब के बदले माइनस आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं। तो फोर्थ टर्म में आयोटा क्यूब के बदले माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ पार्ट आए हैं जो रियल है और कुछ पार्ट्स आए हैं जो इमेजिनरी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखा गया है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो रियल पार्ट आएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, जिसको हम u बोल सकते हैं और u xy का फंक्शन है। इमेजिनरी पार्ट आएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, जिसको हम v बोल सकते हैं और ये भी xy का फंक्शन है। तो फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन z क्यूब, दिस विल बी द रियल पार्ट एंड दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट। नाउ ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉट एनालिटिक। तो कॉची-रीमान इक्वेशन चेक करने के लिए हमें रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v, इनका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट द partial derivatives of u and v। रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा,
यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स x एंड y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए हैं। तो डेल यू डेल एक्स आ जाएगा 3x² माइनस 3y², डेल यू डेल वाई आ जाएगा -6xy। सिमिलरली डेल वी डेल एक्स 6xy एंड डेल वी डेल वाई 3x² माइनस 3y²। नाउ फंक्शन एनालिटिक होने के लिए पहला कंडीशन क्या था? रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v एंड u एंड v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ xy होना चाहिए। तो देखिए यहां पे जो u, v एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये x और y के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ओके, एंड सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होंगे। रिपीटिंग, यहां पर जो रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v एंड u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो x y के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नेचर के होते हैं। तो u v एंड u v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं these are continuous in nature। तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल वी डेल वाई। यहां पे आप चेक करके देखिए, डेल यू डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई बोथ आर इक्वल एंड both are equal to 3x² minus 3y²। यहां पे कंपेयर करके पता चल जाएगा डेल यू डेल एक्स इज 3x² माइनस 3y², डेल वी डेल वाई 3x² माइनस 3y²। तो दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स and both are equal to minus 6xy। अब देखिए डेल यू डेल वाई कितना आया था? -6xy। डेल वी डेल एक्स कितना आया था? 6xy। तो डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स और दोनों -6 के साथ इक्वल है। तो गिवन फंक्शन का रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। Since the given function z cube is satisfying both conditions, that means the Cauchy-Riemann equations, therefore the given function will be analytic in nature। given function दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब Cauchy-Riemann equations को सेटिस्फाई कर रहा है, तो given function एनालिटिक नेचर का है। इस तरीके से हम Cauchy-Riemann इक्वेशंस यूज करके चेक कर सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग Cauchy-Riemann इक्वेशंस चेक वेदर द फंक्शन मॉडुलस ऑफ z² इज एनालिटिक और नॉट। तो Cauchy-Riemann इक्वेशन यूज करके हमें चेक करना है मॉडुलस ऑफ z² ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। लेट्स चेक इट। तो गिवन फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ z²। हमें पता है मॉडुलस ऑफ z इज √x² प्लस y²। इसके बारे में हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो मॉडुलस ऑफ z के बदले √x² प्लस y²। नाउ मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर है तो आ जाएगा x² प्लस y²। नाउ इसको अगर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे x² प्लस y² इज नथिंग बट द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। इस फंक्शन के अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो x² प्लस y² इज द रियल पार्ट जिसको u बोला गया, 0 इज द इमेजिनरी पार्ट जिसको v बोला गया। सिंस हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं तो u v दोनों ही xy के फंक्शंस होंगे। इस क्वेश्चन को आप पोलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं तो u एंड v r एंड थीटा का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है चेक करने के लिए हमें दो कंडीशंस चेक करने पड़ते हैं। पहला कंडीशन है रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v
एंड u एंड v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एक्स वाई के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए। तो अब देखिए u क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v क्या है 0, एंड u और v के अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें तो देखिए क्या आएगा, u था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल u डेल x 2x, डेल u डेल y 2y, v 0 है तो v का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो भी 0 होंगे, डेल v डेल x 0, डेल v डेल y 0, तो u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स किया जाएंगे। तो अब देखिए रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v, एंड u एंड v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ऑल दिस आर पॉलिनोमियल फंक्शंस इन x एंड y। ये सारे क्या हैं, x एंड y में पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। एंड एज वी नो polynomial functions are continuous in nature, so we can say that u, v and its partial derivatives are continuous in nature। हमें पता है polynomial functions continuous nature के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं u, v and uv का जो partial derivatives है वो continuous होंगे। तो given function first condition को तो satisfy कर रहा है। second condition क्या था, second condition था the real part u and imaginary part v will satisfy two equations। कौन सी इक्वेशन है वो, फर्स्ट इक्वेशन del u del x should be equal to del v del y। ये कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं देखिए del u del x क्या है 2x, del v del y कितना है 0, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स 2x should be equal to 0, और 2x 0 होने का मतलब है x क्या होगा 0। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें जो uv सेटिस्फाई करना चाहिए वो है del u del y इक्वल टू माइनस del v del x। ये कंडीशन अगर अप्लाई करें देखते हैं क्या आएगा, del u del y कितना है 2y, del v del x कितना है 0, तो del u del y एंड माइनस del v del x ये दोनों इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 2y इक्वल टू 0। 2y अगर 0 है तो y कितना होगा 0। तो हमें पता है फंक्शन एनालिटिक होने के लिए u v इन दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों इक्वेशन कब सेटिस्फाई होंगे, जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो ऐसा नहीं है एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पे चल जाएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। तो x एंड y दोनों 0 कहां पे होते हैं, एट ओरिजिन। x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, ये सिर्फ ओरिजिन पे ही पॉसिबल है, ओरिजिन के अलावा और किसी पॉइंट पे एक्स वाई एक साथ 0 तो नहीं हो सकता। एक्स वाई एक साथ 0 होने का मतलब वो ओरिजिन पे ही हो सकता है। दैट मीन्स ये जो दो इक्वेशंस हैं ये सिर्फ कहां पे सेटिस्फाई करेंगे, ओरिजिन पे। ओरिजिन के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स कॉची-रीमान इक्वेशंस और सीआर इक्वेशंस will be satisfied only at the origin. Except the origin, the Cauchy-Riemann equation will not be satisfied. CR इक्वेशन सिर्फ origin पे satisfy कर रहा है, बाकी किसी point पे satisfy नहीं करेगा। Since Cauchy-Riemann equation सिर्फ origin पे satisfy कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं given function is differentiable only at the origin. Given function is not differentiable at other points. जो given function है वो सिर्फ origin पे differentiable होगा, बाकी points पे differentiable नहीं होगा। But ये ध्यान रखिएगा origin पे differentiable होने का मतलब वो origin पे analytic होना जरूरी नहीं है। Since function सिर्फ एक point पे differentiable है तो हम function को analytic नहीं बोल सकते। लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक होगा अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट के अबाउट एक स्मॉल नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है। यहां पे देखिए गिवन फंक्शन
सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है, ओरिजिन के अबाउट अगर एक स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे मतलब ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। ओरिजिन के सराउंडिंग में अगर आप एक नेबरहुड कंसीडर करते हैं, उस नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल only at z equal to 0, but this function is not analytic at any point. ये फंक्शन z equal to 0 पे डिफरेंशिएबल तो है, बट ये किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। बिकॉज एनालिटिक होने के लिए एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना काफी नहीं है। फंक्शन उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, उसके नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। बट ये फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फंक्शन z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल तो है, बट एनालिटिक नहीं है। ओके, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0, बट नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए, दोनों में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज किया था। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज दिस: यूजिंग कॉची-रीमान इक्वेशंस चेक वेदर द फंक्शन 1/z³ इज एनालिटिक और नॉट। कॉची-रीमान इक्वेशन यूज करके हमें चेक करना है ये 1/z³ ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ओके, तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। जैसे बताया गया, यहां पे हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? 1/z³। इन पोलर कोऑर्डिनेट z को आप क्या लिख सकते हो? r e⁻i⁴ r को बोलते हैं z का मॉडुलस और थीटा को बोला जाता है z का आर्गुमेंट। तो z के बदले आप लिख सकते हैं r e⁻i⁴। तो यहाँ पे z³ था, तो r e⁻i⁴ का होल क्यूब। नाउ इसका होल क्यूब करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 1/r³ e⁻i⁴ नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। इसको अगर आप न्यूमरेटर में लेके गए तो आप फंक्शन को लिख सकते हैं 1/r³ इंटू e⁻i⁻3θ। नेक्स्ट लाइन में ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके हम e⁻i⁻3θ को लिख सकते हैं cos 3θ माइनस आयोटा sin 3θ। तो यहां पे क्या किया गया? ऑयलर्स फॉर्मूला यूज किया गया। ऑयलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एक्सपोनेंशियल टर्म को आप साइन कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट आया है वो बेसिकली रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है, और जो दूसरा पार्ट आया है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इस फंक्शन को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। यहां से आप काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1/r³ इंटू cos 3θ विल बी द रियल पार्ट u ऑफ द गिवन फंक्शन, और सिंस हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं तो ये u r and थीटा का फंक्शन है। सिमिलरली -1/r³ इंटू sin 3θ is the imaginary part of the function, and this imaginary part v is also a function of r theta। तो इस तरीके से हम गिवन फंक्शन का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस किया था, तो रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v r एंड थीटा का फंक्शन है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना था? ये गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो फंक्शन एनालिटिक होगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दोनों कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे r एंड थीटा के रिस्पेक्ट में।
तो देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है। u है 1/r³ cos 3 थीटा। अगर आप डेल यू डेल आर कैलकुलेट करो, मतलब r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखिए 1/r³, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3/r⁴, और cos 3 थीटा उसको एज इट इज रखेंगे, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में था, r के रेस्पेक्ट में, तो थीटा वाले पार्ट को सेम रखा गया। देन डेल यू डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये 1/r³ वाला पार्ट सेम रखेंगे, cos 3 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -3 sin 3 थीटा। ओके, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया, पार्शियल डेरिवेटिव, r वाले पार्ट को सेम रखा गया। सिमिलरली दिस इज इमेजिनरी पार्ट v, इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डेल v डेल r, r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1/r³ का पार्शियल डेरिवेटिव होगा -3/r⁴, और साथ में क्या है, -sin 3 थीटा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। r वाले पार्ट का डेरिवेटिव किया गया, थीटा वाले पार्ट को फिक्स रखा गया। सिमिलरली डेल v डेल थीटा, तो यहां पे जो 1/r³ था उसको सेम रखा जाएगा, एंड sin 3 थीटा का डेरिवेटिव होगा 3 cos 3 थीटा। यहां पे एक माइनस साइन था, तो यह आ जाएगा -3 cos 3 थीटा। तो रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v, इसका r एंड थीटा के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन क्लियर है। अब फंक्शन एनालिटिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन था रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v, एंड uv के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो r एंड थीटा के कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v, एंड इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर नॉट डिफाइंड एट r इक्वल टू 0। जो रियल पार्ट u, इमेजिनरी पार्ट v है, वो r इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। ये r इक्वल टू 0 यहां पे रिप्लेस करके आप चेक कर सकते हैं। और uv के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं वो भी r इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। इन पार्शियल डेरिवेटिव में भी r के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, ये डिफाइंड नहीं होंगे। नाउ r इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा पॉइंट? r इक्वल टू 0 का मतलब z इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 कहां पे होगा? ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे z का वैल्यू कितना होता है? 0। तो uv एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0। तो बताइए, अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो क्या फंक्शन z इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा? आंसर इज नो। तो uv एंड uv का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो z इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एंड सिंस ये पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड uv z इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो गिवन फंक्शन z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं हो सकता। बिकॉज एनालिटिक होने के लिए uv एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, बट z इक्वल टू 0 पे uv और uv का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो गिवन फंक्शन z इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो एनालिटिक भी नहीं होगा। ओके, z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के लिए uv कॉन्टिन्यूअस है, uv के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के लिए uv और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी पॉइंट्स के लिए फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, उसके लिए हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। z इक्वल टू 0 के लिए सेकंड कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज z इक्वल टू 0 में ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस हैं। सेकंड कंडीशन हम किसके लिए चेक करेंगे?
z नॉट इक्वल टू 0 के लिए, z 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के लिए हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो सेकेंड कंडीशन क्या था? सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है del u del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v del थीटा, एंड सेकेंड इक्वेशन था del u del थीटा इक्वल टू माइनस r del v del r। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग u एंड v इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये सिर्फ हम किसके लिए चेक करेंगे? z नॉट इक्वल टू 0 के लिए। z इक्वल टू 0 के लिए ये चेक करने का कोई मतलब नहीं है। इसका रीजन अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। ऑलरेडी हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो आ जाएगा del u del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v del थीटा and both will be equal to minus 3 by r to the power 4 cos 3 theta, and del u del theta will be equal to minus r del v del r and both will be equal to minus 3 by r cube sin 3 theta। तो ये जो दो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन को u and v सेटिस्फाई करेगा, बट ओनली फॉर z नॉट इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो z इक्वल टू 0 के लिए सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो अभी तक डिस्कस किया उसको थोड़ा समराइज करते हैं। z इक्वल टू 0 पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो z इक्वल टू 0 के लिए ये सेकंड कंडीशन चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। z इक्वल टू 0 पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। z नॉट इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, तो z नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, और हमने देखा z नॉट इक्वल टू 0 के लिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं गिवन फंक्शन 1 अपॉन z क्यूब z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा। सो द फाइनल आंसर इज द गिवन फंक्शन 1 अपॉन z क्यूब इज एनालिटिक इन नेचर एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए z इक्वल टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो z इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के लिए 1 अपॉन z क्यूब एनालिटिक नेचर का होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिलेटेड टू analyticity of a complex function. So, I will end this lecture here. Thank you everyone for watching the video.